देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अतुल है और मैं कपड़ों की एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। जहाँ पहले एक कपड़ों की विशाल फैक्ट्री हुआ करती थी, तो अब उस जगह पर खंडर की तरफ पड़ी जमीन नजर आती है। उस फैक्ट्री में काम करने वाला मैं एक इकलौता ऐसा शख्स था जो नया नवेला था। साथ ही उस फैक्ट्री के बारे में कुछ अजीब बातें भी थी जिन पर यकीन करना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन इंसान का दबाव उसे हर काम करने पर मजबूर कर देता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। कोई काम न मिलने की वजह से मजबूरन मुझे इस काम को करने के लिए तत्पर होना पड़ा। महीने की इतनी अच्छी सैलरी भी नहीं थी कि मैं अपने घर परिवार का खर्चा चला सकूं, लेकिन बावजूद इसके भी मुझे इस काम को करने पर मजबूर होना पड़ा। तकरीबन 3 दिन बीत गए और मैं एक बात को बार बार नोट कर रहा था कि धीरे धीरे इस फैक्ट्री के अंदर से मजदूरों की कमी देखने को मिल रही थी और साथ ही मेरी तनख्वाह में भी बढ़ोतरी हो रही थी, जो मेरे दिल को एक ठंडक तो दे रही थी, लेकिन दूसरी ओर घबराहट भी हो रही थी कि ऐसा हो क्यों रहा है। जब मैं इस फैक्ट्री के अंदर आया था तब लोगों की भरमार थी, लेकिन अब जो भी हो मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे बस पैसों से मतलब था, क्योंकि मैं काम भी पैसों के लिए ही जो करता था। सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक फैक्ट्री में एनी टाइम मुझे काम करना पड़ता। बस 1 घंटे का रेस्ट मिलता, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि हम अपनी मन मर्जी के अनुसार काम कर सकते थे। कुछ दिन यूं ही बीत गए। तकरीबन 10 दिन बीतने के बाद मुझे आज अपना पहला पेमेंट मिला, जिसे लेकर मुझे बड़ी खुशी हुई। घर जाते समय मैंने एक मिठाई का डब्बा भी खरीदा था। 2004 की वो रात है जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि उस दिन जब मैं फैक्ट्री में सुबह सुबह पहुंचा तो हमें फैक्ट्री की एक छोटी सी मशीन पर मांस की एक थैली दिखी थी, जिसके अंदर खून के साथ साथ बहुत सारा मांस भरा पड़ा था। जहां मैं उसे देखते ही थोड़ा सहम गया तो उन लोगों के चेहरों पर चिंता का कोई भाव ही नहीं था। तभी मैंने अपने साथी दोस्त नकुल से इस बारे में पूछा तो उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। उसने बस इतना ही कहा कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उस मांस की थैली को फैक्ट्री से बाहर फेंकने के बाद उन लोगों के चेहरे पर चिंता झलकने लगी, जिससे ये भी साफ हो रहा था कि आने वाला समय कुछ भयंकर घट सकता है। रोज रोज की तरह आज भी मैं अपनी मशीन पर जाकर बैठ गया और कपड़ों को बनने का काम करने लगा। इसी बीच नकुल मेरे पास पहुंचा और बोला, आज हम जल्दी घर चलेंगे, मुझे घर पर थोड़ा अर्जेंट है। सच में आज उस फैक्ट्री का माहौल बड़ा ही शांत लग रहा था। यहाँ की एक एक चीज आज खामोशी के अंदर चल रही थी और दिनों के मुकाबले मुझे वो फैक्ट्री बहुत ही शांत लग रही थी। नकुल आज अपनी दृष्टि को मेरे ऊपर जमाए हुए था। पता नहीं क्यों, लेकिन काफ़ी लोग बार बार मुझे ही घूर रहे थे। मुझे भी उन लोगों का ये तरीका थोड़ा अजीब और बुरा लगने लगा। सुबह के करीब 11:30 बजे फैक्ट्री के अंदर वहाँ का मालिक पहुँचा तो उसने पुराने कर्मचारियों को अपने पास बुलाया, जिनमें से नकुल भी एक था। नकुल एक प्राइवेट रूम में उस मालिक से मिलने गया और नकुल और अन्य 7 कर्मचारी भी थे जो उस फैक्ट्री में बहुत पहले से काम कर रहे थे, या फिर यूँ कहें कि उस फैक्ट्री के दिल और धड़कन माने जाते थे। उनका मालिक उन पर बहुत विश्वास करता था। फिर करीब आधे घंटे के बाद नकुल मेरे पास पहुंचा और बोला, आज तुम्हें सावधानी बरतनी चाहिए, शनिवार की शाम कुछ भी हो सकता है। नकुल की ये बातें बड़ी ही बेचैन करने वाली थी, लेकिन मैं कहाँ नकुल के बातों पर ध्यान देने वाला था। नकुल मेरे एक बहुत अच्छा दोस्त होने के साथ साथ मेरी हर काम में मदद करने वाला भी था, तो मैं भी उसकी बातों का पालन ही करता था, या फिर यूँ कहे कि उसकी हर एक बात को मानना मेरे लिए सबक जैसा था। तभी मैंने हंसते अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया और धीरे धीरे दिन कटने लगा। खामोशी भरे दिन को चीरने के बाद अब सूरज का तेज भी कम होने लगा, या फिर यूँ कहें कि धीरे धीरे सूरज पश्चिम की दिशा की तरफ अब छिपने वाला था। नकुल एक बार फिर अब मेरे करीब पहुंचा और धीमी सी आवाज में बोला, अतुल, अब हमें घर चलना चाहिए, वैसे भी काफ़ी देर हो गई है। नकुल की बात सुनकर मैं हंसते बोला, अरे यार, अभी तो 6 बजे हैं, इतनी जल्दी घर जाकर क्या करेंगे। मगर आज नकुल का माथा सटका हुआ था तो उसने गंभीरता के साथ कहा, अब हमें यहाँ से चलना है, चुपचाप खड़ा हो जा। तभी मजबूरन मैं अपना काम छोड़कर तुरंत ही उठ गया। नकुल ने मुझे बताया कि सबसे पहले उन्हें बाजार में जाकर
थोड़े सामान की खरीदारी करनी है, जिस वजह से उन्हें जल्दी ही आना पड़ेगा। मुझे क्या मालूम था, मैं उनके पीछे पीछे चल दिया और उस वक्त जब सूरज ढलने को था तो मुझे ऐसा लगा कि फैक्ट्री के बगल में मौजूद उस कमरे की छोटी सी जाली के अंदर कोई हमें झांकते देख रहा है। फिर जब मेरी नज़र उस छोटी सी जाली के अंदर गई तो मुझे किसी की चमकती हुई 2 लाल लाल आंखें दिखी। कुछ देर तक तो मैं उस तरफ ही देखता रहा, लेकिन बाद में वो आंखें अचानक ही गायब हो गईं। मगर अब ये बात मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी कि उस कमरे के अंदर कोई तो मौजूद है, और तो और उस फैक्ट्री का मालिक हमें उस कमरे के पास जाने के लिए भी मना कर देता है। हर बार जब हम उस कमरे की जानकारी निकालना चाहते तो हमें अपने मालिक के गुस्से का सामना करना पड़ता, जिस कारण इस बार मैंने उस कमरे के पास भटकना ही छोड़ दिया। लेकिन आज मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। मैंने नकुल से कहा, अरे यार, मुझे लगता है उस कमरे के अंदर कोई है जो हमें खिड़की से झांकते हुए देख रहा है। मेरी ये बात सुनकर नकुल थोड़ा सहमता हुआ बोला, अरे वहाँ कुछ भी नहीं है यार, और वैसे भी बॉस ने हमें उस कमरे के अंदर जाने से मना किया है। फिर मैंने भी उस कमरे की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और नकुल के पीछे पीछे चल पड़ा। फिर करीब आधे पौने घंटे के बाद हम लोगों ने अपना सामान लिया और घर जाने के लिए तैयार हो गए। इसी बीच नकुल को फ़ोन आया, शायद उसे बाज़ार में कहीं पर रुकना था। तभी नकुल ने मुझे बस स्टैंड पर रुकने को कहा, क्योंकि वहीं से हम लोग बस पकड़कर अपने गांव जाते थे। लेकिन मुझे ये सही नहीं लगा। जैसे नकुल वहाँ से निकला तो मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। नकुल तो फैक्ट्री की तरफ ही वापस निकल रहा था, लेकिन क्यों, अब क्या हुआ होगा? मेरे दिमाग में यही बातें चल रही थी कि नकुल किसी रॉकेट की तरह फैक्ट्री के बगल में मौजूद उस कमरे के करीब पहुंचा। शायद वहाँ कुछ तो हुआ था, क्योंकि 3 से 4 लोग वहाँ पहले से ही मौजूद थे और उस समय किसी की परमिशन लेना मैंने ठीक नहीं समझा और मैं नकुल के पीछे पीछे उस कमरे के पास पहुँच गया। वहाँ पर पहुँचते ही मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। वक्त की सुइयों ने मेरे सामने एक ऐसा दृश्य जाहिर किया जिसे देखकर मैं पूरा अंदर तक हिल गया। हमारी फैक्ट्री में काम करने वाला एक ही युवा, जिसका नाम राजीव था, उसकी डेड बॉडी मेरे सामने पड़ी थी। पर डर तो इस बात का नहीं था कि वो मर चुका है, बल्कि भय तो इस बात का था कि उसका शरीर 2 भागों में विभाजित हो चुका था। एक ऐसी रहस्यमय मौत जिसमें राजीव के शरीर को 2 भागों में बांट दिया गया। मेरा दिमाग तो घूम गया और उसी समय नकुल ने मेरा हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर जाने को कहा। मुझसे ये दृश्य देखा नहीं गया। नकुल के कहे अनुसार मैं बाहर आकर बैठ गया, लेकिन बार बार मुझे अपने दिमाग में वही तस्वीरें घूमती दिखाई दी, जिसकी वजह से उस एरिया में सन्नाटा पसर गया। अलग अलग भागों में बटा हुआ ये शरीर भले ही भयभीत करने वाला था, लेकिन ताजुब तो इस बात का था कि खून की एक बूंद भी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। जब नकुल कमरे से बाहर आया तो उसका भी पूरा शरीर डरा सहमा लग रहा था। मैं उससे इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन उस समय शायद उसका मूड नहीं था। मैंने नकुल को हल्की सी आवाज़ में कहा, नकुल भाई क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना पुलिस हमें भी पकड़ लेगी। वैसे तो राजीव एक लावारिस लड़का था। उसका पूरा परिवार तो पहले ही ख़त्म हो चुका था। बचपन में ही उसके माता पिता उसे छोड़कर गुजर चुके थे और अब उसका यूं गुजर जाना एक पीढ़ी को ख़त्म करने जैसा था। अब उसका वंश ख़त्म हो चुका था। लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि इस कमरे के अंदर ये मौत कैसे हुई। राजीव की डेड बॉडी को पुलिस को सौंप दिया गया, मगर पुलिस पूरी छानबीन करने के बाद भी इस बात का पता नहीं लगा पाई कि आखिर राजीव की मौत किसके हाथों में हुई। लेकिन पुलिस अधिकारियों को देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था मानो इस कमरे में वो बार बार आते जाते हैं। उन्हें उस कमरे की एक एक हरकत के बारे में अच्छे से मालूम था कि कहाँ पर कौन सी खिड़की है। राजीव की मौत के बाद मेरा भी दिल दहल गया और मुझे भी थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था शायद इस फैक्ट्री के अंदर कुछ तो समस्या है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती है और वो काम छोड़ देते हैं। लेकिन बोलने मात्र से तकलीफ़ दूर कहाँ होती है। उस दिन मैं अपने भारी शरीर को लेकर घर तो पहुँच गया, लेकिन राजीव का वो कटा फटा शरीर अभी भी मेरे दिल और दिमाग में छप चुका था। रात को सोते वक्त भी वही चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही थी। घर वालों को भी मैंने इस बात के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे शांत रहने को कहा और साथ ही कहा कि ऐसे हादसे अमूमन होते रहते हैं। दोस्तों, उस रात तो मैं सो गया, लेकिन फिर दरवाजे पर एक दस्तक हुई। पता नहीं उस वक्त क्या टाइम हो रहा था। घड़ी में देखे बिना ही मैं दरवाजे के करीब पहुंचा तो मेरे सामने नकुल खड़ा था।
मैं अपनी आंखों को मलता हुआ बोला, अरे यार तू इतनी रात भर यहाँ क्या कर रहा है? तो उसने कहा कि अभी रात कहाँ है, हमें फैक्ट्री चलना है, आज ज़रूरी काम है। और इसी बीच हम दोनों की वार्तालाप के बीच मैं भूल ही गया कि मुझे टाइम भी देखना चाहिए। फिर बिना खाना खाए मैंने अपनी शर्ट उठाई और उसे पहनकर घर से बाहर निकल गया। नकुल ने मुझे सिर्फ फ्रेश होने तक का वक्त दिया और फ्रेश होते ही हम घर से बाहर निकल गए और सीधे फैक्ट्री की तरफ चल पड़े। उस समय मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल था। करीब 4 से 5 मिनट आगे चलने के बाद मेरा फ़ोन अचानक ही बजने लगा। जब मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला तो मैंने देखा कि फ़ोन पर नकुल था, जिसे देखकर मैं दंग रह गया। मैंने नकुल से कहा, अरे नकुल तेरा फ़ोन कहाँ है? तो उसने बताया कि उसका मोबाइल उसकी जेब में है। उसी दौरान ही मुझे अपने साथ चल रहे नकुल पर अब शक होने लगा। मैंने सही समय पर नकुल का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसका हाथ बहुत ठंडा था। उसने मुझे धक्का मार दिया और मैं धड़ाम से नीचे गिरा और फिर तब तक मैं समझ चुका था कि यह कोई नकुल नहीं है। मैंने फ़ोन रिसीव किया तो सामने से आवाज़ आई, अरे अतुल तू घर पर ही रहना, आज की रात तेरे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। लेकिन तब तक मैं फंस चुका था। किसी तरह मैंने हिम्मत जुटाई और ज़मीन से उठा और फिर अपने घर की तरफ भागने लगा। भागते भागते फ़ोन पर मौजूद नकुल को मैंने सारी बातें बता दी। तभी नकुल ने कहा कि तू अपनी आंखें बंद कर दे और कुछ देर के लिए मौन धारण करके किसी पेड़ के पास बैठ जा, वो आत्मा अपने आप ही गायब हो जाएगी। करना तो मैं यही चाहता था, लेकिन जब तक मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं फैक्ट्री के उस रूम के सामने बैठा था जिसके अंदर से बहुत डरावनी आवाज़ें निकल रही थी। उस रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और फिर मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक नज़ारा साबित हुआ। काले रंग का एक बहुत ही बड़ा सा जानवर, जिसके हाथों के लंबे लंबे नाखून और उसकी चमड़ी से बाहर निकले हुए दांत उसे बहुत ही खूंखार बना रहे थे। अब मेरी हालत पतली पड़ने लगी। तभी मैं पीछे मुड़ा और एक बार फिर भागने लगा, मगर उस राक्षस की स्पीड मुझसे कहीं ज़्यादा थी। वो अचानक ही मेरे साथ साथ भागने लगा, पर इस समय मैं रोड पर था, जिस कारण मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि शायद कोई गाड़ी वाला मिल जाए। ऐसा तो नहीं हुआ, मेरी ज़िंदगी जोखिम में पड़ गई। लेकिन तब तक मुझे उस कपड़ों की फैक्ट्री के पास मौजूद एक पानी की टंकी के पास कुछ लोग आपस में बातचीत करते दिखे। तभी मैं ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगा और सही समय पर उन लोगों की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई। उनके हाथ में कुछ लकड़ियाँ थी और वो सभी उन लकड़ियों को लेकर मेरी तरफ भागने लगे। तभी मैं हाँफते उनके पास पहुँचा और उन्होंने मुझे किसी तरह बचा लिया। जब मैंने इन सब के बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये एक बहुत ही गंदा शैतान है जो आदमी को फाड़ कर उसका खून पीता है, और जो इस शैतान की सच्चाई जान लेता है फिर वो कभी जिंदा नहीं बच पाता। लेकिन धीरे धीरे उस शैतान की सच्चाई भी मेरे कानों में पड़ने लगी। दोस्तों, अभी तक तो मैं जिंदा हूँ, लेकिन इस सच्चाई को आपके सामने शेयर करके मैं आपकी ज़िंदगी को जोखिम में नहीं डालना चाहता। लेकिन जो भी हो, उस दिन के बाद मैं उस फैक्ट्री के नज़ारे को देखना तक पसंद नहीं करता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।